जो स्किन हम लोग बोलते हैं, ये हम लोगों का सबसे बड़ा ऑर्गन है। हम लोगों का देह का सबसे बड़ा ऑर्गन को ये कंसिडर किया जाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग का जो पूरा बॉडी वेट है इसका 7% ये स्किन कवर करता है। अभी चर्म रोग इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्किन जो है ये हम लोगों का जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये जो एनवायरनमेंट के साथ ये डायरेक्टली एक्सपोज्ड है और इसके वेरियस कॉजेज़ है, बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से काफ़ी सारा स्किन डिजीजेस होता है। अब हम लोग यदि बात करते हैं कि हम लोग के देश में क्यों चर्म रोग ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोगों का एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट सोचना पड़ेगा क्लाइमेट को लेके, क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बिलोंग करते हैं जिसका एनवायरनमेंट काफ़ी गर्म रहता है, काफ़ी सारा पोल्यूशंस है। मेट्रो सिटीज़ आप देखेंगे या अदर सिटीज़ देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारा पोल्यूशंस हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस के वजह से। तो उसके वजह से काफ़ी सारा स्किन डिजीजेस हो रहा है। उसके साथ एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक काम करता है, जैसे हम लोग के देश में डिफरेंट सीजन्स होता है। गर्मी के सीज़न होता है, बरसात के सीज़न होता है, ठंडे के सीज़न होता है। सीज़न के हिसाब से भी कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में काफ़ी सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन डिजीजेस हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। हम लोग यदि बात करते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड का, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा वेदर ज़्यादा रहता है। काफ़ी लाइक अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च तक काफ़ी ठंडा रहता है। उस टाइम में काफ़ी सारा स्किन डिजीजेस आ जाता है। इवन जैसे शिलोंग का बात कर रहे हैं, मेघालय के बात करते हैं, तो बरसात काफ़ी सारा ज़्यादा होता है, तो बरसात के साथ रिलेटेड काफ़ी सारा स्किन डिजीज़ यहाँ होता है। हम लोग यदि बात करते हैं कोई गर्मी जगह का, जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उसमें आप देखेंगे कि गर्मी के सीज़न में काफ़ी सारा डिफरेंट स्किन डिजीजेस हो रहा है। जैसे एक्नी हो गया, आपका फॉलिकुलाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया, सम अदर फॉर्म ऑफ डर्माटाइटिस हो गया। तो ये एक फैक्टर्स है। सेकेंड फैक्टर्स जो माना जाता है दैट आर रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम। हम लोग का इम्यून सिस्टम यदि प्रॉपरली फंक्शन नहीं किया करता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, मे बी आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपरली अपने आप को हाइड्रेट नहीं करते हैं पानी पी के, आप जो डाइट कंज्यूम करते हैं दैट इज़ नॉट बैलेंस्ड वन, तो उसके वजह से आपका इम्यून सिस्टम में फ़र्क आता है। और जिसके वजह से यदि इफ़ आपका ये इम्यून सिस्टम ख़राब होता है तो इसके वजह से भी काफ़ी सारा स्किन डिजीजेस हम लोगों को मिलता है। उसके साथ और एक फैक्टर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ कुछ एज ग्रुप में कुछ कुछ जो स्किन का बीमारी है वो ज़्यादा होता है। जैसे आप मान लीजिए चाइल्ड एज में कुछ कुछ स्पेसिफिक डिजीज़, स्किन डिजीज़ होता है जो चाइल्ड में होता है। प्यूबर्टल एज ग्रुप में जब हार्मोनल बैलेंस थोड़ा सा चेंज होता है तो गर्ल्स में काफ़ी सारा चेंजेस आता है। एडल्ट्स में बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है जिसके वजह से बहुत लोग बहुत कुछ दवाई ले रहे हैं, जिसके वजह से कुछ कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है। लाइक मैं मेंशन करना चाहता हूँ, लाइक बहुत लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, एंटी हिस्टामिन्स लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं, तो जिसके वजह से ये स्किन डिजीजेस रिफ्लेक्ट कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो स्ट्रेस, बहुत आजकल ये बहुत देखा जा रहा है कि 21st सेंचुरीज में लोग स्ट्रेस से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। एंड स्ट्रेस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्टेन काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस। तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है। यही सब कारण है जिसके वजह से स्किन डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। तो डॉक्टर साहब,
कुल मिलाकर लगभग कितने प्रकार के चर्म रोग होंगे और किस मौसम में कौन सा चर्म रोग हो सकता है? देखिए, ये स्किन डिजीज़ जो है ये दो टाइप के हम लोग बोल सकते हैं। एक प्राइमरी स्किन लीशंस बोलते हैं हम लोग, और सेकेंडरी स्किन लीशंस बोलते हैं। प्राइमरी स्किन लीशंस में क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक कॉज रहता है। लाइक आप कोई एक पर्टिकुलर कॉज के वजह से आपको शरीर में आपको स्किन डिजीज़ हुआ। लाइक सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, सनबर्न। सन एक्सपोजर है आपको ज़्यादा, आपको सनबर्न हो गया, दैट इज़ ए पर्टिकुलर कॉज। सो ये एक प्राइमरी लीजन है जिसके पीछे कोई एक एग्जैक्ट कॉज रहेगा। और एक सेकेंडरी लीजन्स होता है कि आपको जो प्राइमरी कॉज के वजह से एक लीजन हुआ, उसके बाद यदि आप उसके साथ कुछ जैसे छेड़खानी करते हैं, आप उसको ईच कर रहे हैं, कंटिन्यूअस रबिंग कर रहे हैं, कुछ मेडिकेटेड या अनमेडिकेटेड कोई ऐसा सब्सटेंस लगा रहे हैं उसको चले जाने के लिए, जिसके वजह से क्या होता है, उसमें स्केल्स फॉर्मेशंस होता है, क्रास्ट फॉर्मेशंस होता है, कभी कभी ब्लीडिंग होता है सरफेस से। तो दीज आर सेकेंडरी लीशंस। देयर आर अदर टाइप ऑफ स्किन डिजीजेस, लाइक हम लोग बोलते हैं बिनाइन स्किन डिजीज और मेलिग्नेंट स्किन डिजीज। बिनाइन स्किन डिजीज मीन्स जिसमें कैंसर होने का चांसेस नहीं है। इसमें काफ़ी सारा डिजीजेस है, जैसे एक्नी हो गया, आपका फॉलिकुलाइटिस हो गया, मिलाज्मा हो गया, फ्रेकल्स हो गया। तो ऐसा काफ़ी सारा लिस्ट है, लिस्ट बहुत बड़ा है। और जो मेलिग्नेंट डिजीज है जिसका कैंसरस टेंडेंसी होता है, जो हम लोगों का स्किन का जो टेक्सचर है वो 3 लेयर में डिवीजन होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो उसका जो डिफरेंट सेल्स लेयर होता है उसमें यदि कुछ चेंजेस आता है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सीधे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो कैंसरस डिजीज़ होता है उसके पीछे कोई एक सर्टेन फैक्टर्स रहता है, कोई एक जेनेटिकल इन्फ्लुएंस रहता है जिसके वजह से वो चेंजेस आता है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिकली स्किन डिजीज़ हम लोग बोल सकते हैं 2 टाइप का, एक लीशन के हिसाब से प्राइमरी लीशन और सेकेंडरी लीशंस, और एक बोल सकते हैं टाइप ऑफ स्किन डिजीज, दैट इज बिनाइन स्किन डिसऑर्डर्स एंड मेलिग्नेंट स्किन डिसऑर्डर्स। नाउ आपका दूसरा क्वेश्चन मौसम के हिसाब से। हाँ, मौसम के हिसाब से जो बोलना चाहिए। देखिए, हम लोगों का जो देश है इसमें हम लोग 3 मौसम सबसे ज़्यादा हम लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, हम लोग उसको फेस करते हैं। एक गर्मी का सीज़न, एक बरसात का सीज़न और एक आपका ठंडे का मौसम। गर्मी के मौसम में क्या है, काफ़ी सारा डिजीज़ेज होता है, लाइक आपको एक्नी हो गया, फॉलिकुलाइटिस हो गया, सीस्ट हो गया, आपको सनबर्न हो गया, आपको एक्जिमा हो गया। ये सारा काफ़ी डिजीज़ेज है जो स्पेसिफिक है गर्मी के सीज़न के लिए। बरसात में है यदि हम लोग बात करते हैं तो बरसात में जैसे आपका लाइक फंगल इन्फेक्शंस आर मच मोर, जैसे आपका कैंडिडा एल्बिकेंस का इन्फेक्शंस काफ़ी होता है, टीनिया इन्फेक्शंस ज़्यादा होता है, आपका पीटीरिएसिस इन्फेक्शंस ज़्यादा होता है। फंगल इन्फेक्शंस हम लोग ज़्यादा समझते हैं बरसात के सीज़न में, साथ साथ कुछ वायरल इन्फेक्शंस, इंसेक्ट बाइट्स आर मच मोर इन दिस रेनी सीजन। अब हम लोग यदि बात करते हैं विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में भी कुछ बीमारी स्पेसिफिक्स होता है जो रिकर करता है विंटर में, जैसे सोरियासिस हो गया, एटोपिक डर्माटाइटिस हो गया, सेबोरिक डर्माटाइटिस हो गया, सम फॉर्म ऑफ एक्नीज हो गया। सो हम लोग यदि कैटेगरिकली मॉनसून के हम लोगों का जो वेदर है उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं तो उसमें ये सारा डिजीजेस, कॉमन डिजीजेस हम लोग को देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, ये एक्ने हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि यहाँ शिलोंग में कौन सा चर्म रोग आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है? देखिए, मैं शिलोंग में हूँ, 5 साल होने को है, 2016 से मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं यहाँ पर रेगुलरली मेरे जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर मैं केसेस देखता हूँ, तो काफ़ी सारा स्किन डिजीज़ेज आता है।
तो एक बात है कि होम्योपैथी में बहुत सारा स्किन डिजीजेज आते हैं विथ होप दैट कि हाँ कुछ क्योर मिलेगा। तो उस हिसाब से मेरे को काफ़ी सारा एक्सपोजर मिला है शिलोंग में कि व्हाट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्किन डिजीज आर अवेलेबल इन शिलोंग। तो इस मामले में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो ऑब्जर्व किया हूँ, 2 क्लाइमेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक है बरसात बहुत ज़्यादा होता है, लास्ट 1-2 साल से बरसात थोड़ा सा कम है, काफ़ी स्पेसिफिक टाइम के लिए हो रहा है। और आपका जो विंटर सीज़न जैसे आपका नवंबर से शुरू होकर मार्च तक रहता है, काफ़ी ठंडा रहता है। तो ये 2 सीज़न में सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज़ेस हो रहा है यहाँ पर। और मैंने ऑब्ज़र्व किया हूँ यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है, जैसे टीनिया कैपिटिस हो गया, टीनिया क्रूरिस हो गया, आपका टीनिया पैडिस हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं एथलीट्स फूड भी बोलते हैं, टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। फिर पीटीरियसिस का डिफरेंट वेराइटीज़ होता है। उसके बाद आपका जैसे इंसेक्ट बाइट्स, बहुत इंसेक्ट्स बाइट्स भी यहाँ पर केसेस मिल रहा है। उसके साथ सम फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे इम्पेटिगो हो गया, जैसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स जैसा सिम्टम्स कुछ मिल रहा है। ये सारे डिजीजेस स्पेसिफिकली बरसात के सीज़न में मिलता है। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे स्केबीज़ बहुत ज़्यादा है शिलोंग में। काफ़ी सारा हम लोगों का इवन एक स्टडीज़ भी यहाँ पर किया गया था। काफ़ी सारा पेशेंट्स है जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में आते हैं, उन लोगों का पर्सनल हाइजीन थोड़ा सा मेंटेन नहीं होता है, जिसके वजह से स्केबीज़ काफ़ी सारा नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप विंटर सीज़न के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं बट कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ में मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे सोरियासिस बहुत सारा केसेस डायरेक्टली अंडर माय ट्रीटमेंट, बहुत सारे पेशेंट है सोरियासिस का। सेबोरिक डर्माटाइटिस का काफ़ी सारे पेशेंट्स आए। ये लोगों का एक ही बात बोलना होता है हमेशा, जो पूरा समर सीज़न हो गया या बरसात का सीज़न में वो लोग अच्छे रहते हैं, विंटर सीज़न में आके फ्लेयर अप कर रहा है। तो ये सारे डिजीजेस मिलता है। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो स्पेसिफिकली वेदर के साथ मतलब रिलेट नहीं है, वो है यहाँ पर मेलाज्मा एंड फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बीमारी है जो आपका जो नाक एरिया है, आपका आँख का एरिया है, वहाँ पर ब्राउनिश डिस्कलरेशन होता है। क्यों होता है? वहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशंस होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन के वजह से। ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शंस हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है। और ये मेलानिन क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि एक्सपोजर टू सन ज़्यादा है। तो यहाँ पर लोग बाहर में, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, बाहर काम करते हैं, उन लोगों को वो लोग ज़्यादा प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लेते हैं, जिसके वजह से ये फ्रैकल्स वगैरह, मेलाज्मा वगैरह ज़्यादा मतलब नज़र आ रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सीजन्स। डॉक्टर साहब, आपने बात की फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखिए, फंगल इन्फेक्शंस देयर आर लॉट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस, बहुत सारे वेराइटीज़ होता है। कैंडिडा एल्बिगेंस मैंने मेंशन किया हूँ, टीनिया का वेराइटीज़ होता है, आपका ये पीटीरियसिस का होता है डिफरेंट वेराइटीज़। इसका जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, आपको कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना है। फंगस कब ग्रोथ करता है? फंगस ग्रोथ करता है डैम्प वेदर्स में। बरसात के सीज़न में फंगस ज़्यादा ग्रोथ करता है। हमेशा ही फंगस रहता है, बट ये मौसम ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है फंगस के लिए। और उसके साथ यदि आप कुछ चीज़ मेजर नहीं करते हो, लाइक सपोज आप बाहर काम कर रहे हो, काफ़ी आपको पसीना हो रहा है और आप वही भीगा हुआ कपड़े आप पहने हुए हो, आप चेंज नहीं किए हो, आप नहाते नहीं हो प्रॉपरली, आपको आप जिस लोकेलिटी में रहते हो वो ज़्यादा डैम्प है, तो वो सारा चीज़ ज़्यादा मतलब फेवर करता है फंगस ग्रोथ के लिए। उसके लिए आपको कुछ चीज़ मेजर करना है। जैसे आपको जब भी आप पसीना होते हो, आप
टेक शावर बाथ, थोड़ा देर बाद हो सके दिन में 2 बार या 3 बार नहा लो। आपका स्किन को थोड़ा सा रिहाइड्रेट करो। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप फंगल इन्फेक्शंस हम लोग नज़र करते हैं, पैरों में ज़्यादा होता है, हाथों में ज़्यादा होता है, वो एरियाज़ को आपको ड्राई रखना है। आप यदि टाइट क्लोथिंग्स पहन रहे हो, आपको पहनने का शौक है, उसको थोड़ा सा चेंज ऑल्टर करना है, आपको थोड़ा सा लूज गारमेंट्स पहनना है, आपको शॉक्स रिपीटेड टाइम्स उसको चेंज करते रहना है, उसके लिए ज़्यादा बाकी सारा मेजर्स लेना है। और साथ ही साथ आपको जैसे एक मैं चीज़ बोल सकता हूँ, आप जब कपड़ा धोते हो उसको आप गर्म पानी में सोख करके रख दो 15 से 20 मिनट तक, उसके बाद धो दो। और उसके बाद आप जब आयरन करते हो कपड़े को, तो आप इनसाइड आउट आयरन करो, अंदर के पार्ट को आप आयरन से प्रेस करो, क्योंकि फंगस उस हीट से वो डेथ हो जाता है उसका, तो ग्रोथ होने का काफ़ी सारा चीज़ कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि सनबर्न या फिर कील मुहासे, जिसे हम एक्ने और पिंपल कहते हैं, तो इनके ये ना हो या फिर अगर हो गया है तो इन्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक्ने, सनबर्न ये सब मोस्टली हम लोग ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं 2 सीजन्स में, जैसे गर्मी के सीज़न में, बरसात के सीज़न में। स्किन का जो हेयर फॉलिकल्स होता है वो कोई कारण के वजह से ब्लॉक हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया जम गया, आप साफ़ नहीं रख रहे हो तो वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के वजह से वो बैक्टीरिया नीचे ग्रोथ करता है, जिसके वजह से वो हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो जाता है। और जो सीबम प्रोडक्शंस होता है हेयर फॉलिकल में, वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसके वजह से एक्नीज होता है, जिसको हम लोग एक्नी वल्गरिस बोलते हैं। और सनबर्न आप लोगों को पता है कि ये जैसे गर्मी के सीज़न में आप कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं ले रहे हो, बाहर जा रहे हो, डायरेक्ट सन एक्सपोजर है आपको, आप कुछ मेजर्स नहीं लिए, तो सनबर्न होने का चांसेस है। अब इससे राहत मिलने के लिए आप कुछ चीज़ अपना सकते हो। जैसे मैं एक्नी का बात बोलूँ तो आप बार बार आपका फेस, आपका जो एरियाज़ है जहाँ पर एक्नी ज़्यादा हो रहा है, मेनली फेस, ट्रंक, अपर ट्रंक में होता है, उसको आप वॉश करते रहो। काफ़ी सारा पानी पीना चाहिए आपको स्किन को रिहाइड्रेट करने के लिए। मॉइस्चराइज़र, आप जब मॉइस्चराइज़र ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। हाँ, आप सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र जैसे लाइक एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आपको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, फ्रेश फ्रूट्स आपको बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, फास्ट फूड खाना थोड़ा सा कम करना चाहिए आपको, ओमेगा 6 जैसे चीज़, जैसे कुछ फिशेस होता है, वो सब चीज़ कम करना होता है। और सनबर्न के लिए यदि मैं बोलना चाहता हूँ तो सनबर्न का एक चीज़ है कि आप जिस पार्ट आपका सनबर्न हो गया उसको आप बार बार धोते रहो, आपको फ्रीक्वेंट शावर बाथ लेना चाहिए। उसके साथ आप यदि ऑब्जर्व करते हो कि स्किन में आपको ब्लिस्टर फॉर्मेशंस हो गया है, स्मॉल ब्लिस्टर फॉर्मेशन हुआ है, तो आप उसको उसके साथ छेड़खानी मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब आपको मेडिकल एडवाइस का ज़रूरत होता है। उसके साथ आप यदि बाहर काम करने का कोई है, आपको बाहर काम करना होता है, तो आप कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स, जैसे आप कपड़ा पहनो अच्छे से, टाइट क्लोथिंग जो जिससे सनलाइट थोड़ा सा कम आए, उसके साथ आप हैट यूज़ कर सकते हो। साथ में आप थोड़ा सा जैसे सनस्क्रीन लोशंस, डिफरेंट सनस्क्रीन लोशंस, SPF जैसे सन प्रोटेक्टिव हम लोग बोलते हैं, वो उसको जैसे 30 SPF हम लोग बोलते हैं, उसको आपको लगाना चाहिए। और एटलीस्ट आपको 15 मिनट पहले, बाहर जाने से पहले आपको लगाना चाहिए, और एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार लगाना चाहिए। तो ये सारा चीज़ है जो आप इस सब से राहत मिलने के लिए आप साथ साथ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक्जिमा क्या है और ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? क्या ये छुआछूत से भी फैलता है? देखिए, एक्जिमा एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजीज है। ये एक स्किन का एक इन्फेक्शन, मतलब इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इचिंग होता है, आपका रेडनेस हो जाता है वो एरिया, और साथ साथ कभी कभी इचिंग की वजह से वहाँ पर वेसिकल फॉर्मेशंस, जैसे ब्लीडिंग भी हो सकता है, वेसिकल फॉर्मेशंस हो सकता है। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्जिमास।
ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स है, लाइक मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे एटोपिक डर्माटाइटिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस, डिस्क्वाइड डर्माटाइटिस, एलर्जिक डर्माटाइटिस, ये सारे चीज़ आता है एक्जिमा के अंदर में। अभी हम लोग यदि बात करते हैं ये सब के बारे में, इसके सारे चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। एटोपिक डर्माटाइटिस की बात करते हैं तो उसका जैसे एक कुछ फैक्टर्स है, लाइक आपका कुछ इरिटेंट्स जैसे डास्ट हो गया, या कभी कभी ये ऑटोइम्यून भी बोला जाता है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के बारे में बात करते हैं तो कुछ एलर्जेंस है, लाइक सपोज जैसे आप लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं या कोई कपड़ा यूज़ करते हैं जो आपका बॉडी के लिए सूट नहीं कर रहा है, बिकॉज जो सामान तैयार होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में, वो लोग कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जिसके वजह से वो काफ़ी सारा चीज़ करते हैं। लाइक एक चीज़ मेंशन करना, जैसे गोल्ड में निकल रहता है, उसके वजह से डर्माटाइटिस होता है। सेबोरिक डर्माटाइटिस, इसके पीछे भी रीजंस है। ये लाइक कभी कभी ऑटोइम्यून भी होता है एंड कभी कभी स्ट्रेस के वजह से भी हो सकता है, जिसमें स्केल्स फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, हेड एंड नेक पार्ट में ज़्यादा होता है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस एक्जिमास। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट का बहुत ज़रूरी है। आप यदि ऑब्जर्व कर रहे हो कि काफ़ी दिन से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको मेडिकल एडवाइस का बहुत ज़रूरी है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट का काफ़ी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को चेहरे पे सफ़ेद दाग हो जाता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और वो क्यों होता है? देखिए, ये जो सफ़ेद दाग है, ये ऑब्ज़र्व हम लोग करते हैं फेस के डिफरेंट पार्ट्स में, यहाँ पर ट्रंक में हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, शोल्डर एरियाज़ में ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके पीछे दो चीज़ है, एक लाइट स्पॉट्स होता है, एक बहुत डार्क स्पॉट्स होता है। यदि लाइट स्पॉट्स है तो उसका कारण ये हो सकता है कि ये पीटीरियासिस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है, और नहीं तो ये पॉलीमॉर्फ्स लाइट स्पॉट्स होता है जो सनबर्न के वजह से भी हो सकता है। साथ साथ लाइक अदर इन्फेक्शंस बहुत रेयरली, जैसे टीनिया इन्फेक्शंस बहुत रेयरली होता है, जिसको हम लोग सीधे भाषा में बोलते हैं, जो रिंग वर्म बोलते हैं, वो बहुत रेयर होता है फेस में। बट ये दो जो चीज़ मेंशन की, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। और एक डार्क स्पॉट्स होता है, जैसे विटिलिगो हो गया, एल्बिनिज्म हो गया, दीज आर डार्क स्पॉट्स। सो दोनों चीज़ के लिए आपको मेडिकल एडवाइस का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो पीटीरियासिस का चीज़ है और जो पॉलीमॉर्फ्स लाइट स्पॉट्स का बात मैं बता रहा हूँ, वो सेल्फ लिमिटेड होता है। प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन करेंगे, आप प्रॉपरली साफ रखेंगे, स्किन को रिहाइड्रेट करेंगे, इम्यून फंक्शंस को प्रॉपरली मेजर करेंगे, तो ये सारे चीज़ कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाता है। और जैसे डार्क स्पॉट्स का बात कर रहा हूँ मैं, एल्बिनिज्म हो गया, विटिलिगो हो गया, इसके पीछे एक जेनेटिकल कॉज होता है। इसके लिए आपको मेडिकल एडवाइस का ज़रूरत चाहिए और आपको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट का ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है और ये जो हमने आज का टॉपिक चुना है चर्म रोग यानी स्किन डिजीज़, ये बहुत ही वास्ट है। इतने कम समय में इसे कवर कर पाना संभव नहीं है, इसके साथ हम जस्टिस नहीं कर सकते हैं। अंत में मुझे आप ये बताइए कि शॉर्ट में ही बताइए कि होम्योपैथी में स्किन डिजीज़ के लिए क्या स्कोप है? देखिए, होम्योपैथी में जो स्कोप है, सबसे बड़ा चीज़ स्किन डिजीज़ के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी एक कोई स्किन डिजीज़ लेके आता है, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। उसके साथ उनको प्रॉपर मेडिकल एडवाइस ज़रूरी होता है। उसके साथ उनको प्रॉपर काउंसलिंग का बहुत ज़रूरी होता है, पर्सनली इवन टू द फैमिली मेम्बर्स। एंड साथ साथ आपको जो फर्दर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स उसको फॉलो करना होता है। तो होम्योपैथी भी वैसे ही करते हैं, पहले उसको प्रॉपरली डायग्नोसिस करते हैं, साथ साथ पेशेंट को काउंसलिंग किया जाता है, साथ ही साथ अदर प्रोटेक्टिव मेजर्स जो ज़रूरी होता है स्किन डिजीज़ के हिसाब से, उसको भी एडवाइस किया जाता है। और उसके साथ जो हम लोग करते हैं वो है जो हम लोग का ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स, वो डिपेंड करता है वो एक्यूट डिजीज़ है या क्रॉनिक डिजीज़ है। अभी एक स्किन डिजीज़ आ रहे हैं, यदि कोई काफ़ी कम दिन का बात लेके आ रहा है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, हम लोग एक्यूट डिजीज़ के हिसाब से
उसका सिम्टम्स लेते हैं, उसका जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, उसका जो पर्टिकुलर कॉज है, उसको हम लोग इवालुएट करते हैं। उसके बाद उसके आधार पे जो होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिकेट करता है उसी को दिया जाता है। और जब क्रॉनिक डिजीज़ के बात में बता रहा हूँ जी, काफ़ी पुराना डिजीज़ को लेके बात बोल रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर केस टेकिंग का बहुत ज़रूरी है, जिसमें उनका पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उनका पर्सनल हिस्ट्री, अदर डिफरेंट हिस्ट्रीज वी टेक, इमोशनल हिस्ट्रीज वी कंसिडर दोज पॉइंट्स। उसके आधार पे हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज हम लोग ये मानते हैं कि ये जो स्किन डिजीज़ होता है, क्रॉनिक स्किन डिजीज़ होता है, उसके पीछे यदि कोई जेनेटिकल कॉज रहता है या कोई इम्यून फंक्शंस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसको वो यदि रेस्पॉन्सिबल है, उसको आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम लोग का ये दो फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, एक एक्यूट ट्रीटमेंट एंड क्रॉनिक ट्रीटमेंट। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में काफ़ी सारा स्कोप्स है फॉर स्किन डिजीज़। भले ही थोड़ा सा टाइम लगता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केस कि ये एक्यूट डिजीज़ है या क्रॉनिक डिजीज़ है, बट ये मैं बोलना चाहता हूँ कि होम्योपैथी स्किन डिजीज़ के लिए काफ़ी सारा राहत दे सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से हमें समझाया। अब चलते चलते आज इस टॉपिक पर आपका हमारे श्रोताओं को क्या संदेश रहेगा? देखिए, जैसे आज का टॉपिक बोला गया था कि स्किन डिजीज़, तो ये स्किन डिजीज़ मैंने जैसे पहले ही मेंशन किया आपको, ये स्किन काफ़ी बड़ा ऑर्गन है जो हम लोगों को सारे चीज़ से प्रोटेक्शंस देता है। तो इसके साथ जितने भी डिजीज़ेज़ है, बहुत डिजीज़ेज़ है, एंड ये एक छोटा सा लेक्चर में नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सारे चीज़ को समझाने के लिए प्रॉपर टाइम ज़रूरी होता है। आपको एक चीज़ सबसे ध्यान रखना है, कोई भी स्किन डिजीज़ हो, आपको पहले इसका क्या शेप है, क्या लोकेशंस है, आपका प्रीवियस क्या हिस्ट्री है, आपका कोई ड्रग हिस्ट्री है, ये सारे हिस्ट्री आपको ऑब्जर्व करना है। साथ साथ आपको यदि कोई फूड एलर्जीज़ है, उसके साथ आपको थोड़ा सा ध्यान लेके चलना है। और साथ ही साथ आपका इम्यून फंक्शंस को लेके सबसे इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंस इसलिए देना चाहिए क्योंकि सारे डिजीजेस, स्किन डिजीजेस जितना भी है, ये सब इम्यून फंक्शंस के साथ रिलेटेड है। तो आप लोग चेष्टा कीजिए कि ये आपका इम्यून फंक्शन अच्छे से काम करे और उसके वजह से स्किन डिजीजेस ना हो। और यदि आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्किन डिजीजेस हो रहा है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप आपके नज़दीक कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखा